हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एमिंग आई इन यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा चैप्टर, आपके केमिकल इक्वेशन है, मतलब रासायनिक अभिक्रिया पढ़ रहे हैं। उसमें हम लोग पढ़ चुके थे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है और उसमें बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन पहला चैप्टर में हम लोग मतलब कि पहले वीडियो में पढ़ चुके थे। आज समझेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें। और चलिए शुरू करते हैं। ये यहाँ पे क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया चार तरह के होते हैं। एक एक करके हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे। सबसे पहला है संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। इंग्लिश में बोले तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इंग्लिश में बोले तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। संयोजी कॉम्बिनेशन मतलब जैसे वर्ड से ही पता चल रहा है कि कोई दो चीज कंबाइन होने वाला है। वर्ड से ही पता चल रहा है कोई दो चीज जुड़ने वाला। संयोजन मतलब हिंदी में भी क्लियर हो रहा है और इंग्लिश में भी क्लियर हो रहा है। तो जो उसका किसी चीज का जो हेडिंग होता है ना, वो बहुत कुछ क्लियर करता है। तो इसमें क्या हो रहा है कि दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। तो वैसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं, संयोजन रिएक्शन। मतलब इंग्लिश में बोले इफ टू और मोर देन टू सबस्टांस combining together to form a new substance is called combination reaction। जैसे कि देखिए ये Mg और ऑक्सीजन मिलके MgO बना रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है, दो मतलब कि दो चीज मिलकर एक नया चीज का निर्माण कर रहा है। दो चीज मतलब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर क्या कर रहा है, MgO का निर्माण करता है। और सबसे खास बात ये होता है कि ये जो दो चीज होता है ना, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर ये क्या बना रहा है, H2O बना रहा है। अब आपको पता है कि हाइड्रोजन क्या होता है, गैस होता है। ऑक्सीजन क्या होता है, गैस होता है। और जो ये क्या होता है, ये लिक्विड होता है। मतलब इसमें जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कभी कभी ऐसा होता है कि जो दो नया चीज से मिलके जो नया चीज बन रहा है, दो चीज से मिलके जो नया चीज बन रहा है, वो उसका प्रॉपर्टी, गुण, धर्म बिल्कुल ही अलग होता है उन दोनों चीज से। जैसे यहीं पे देख लीजिए, हाइड्रोजन क्या है, गैस है। ऑक्सीजन क्या है, एक गैस है। और ये दोनों जब कंबाइन हुए तो एक H2O का निर्माण किए, जो कि लिक्विड है, जो कि द्रव है। तो दो गैस के मिलाने से एक द्रव का निर्माण हो रहा है। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये जो नया चीज मिल रहा है, ये तो बिल्कुल इससे अलग है। तो यही है कॉम्बिनेशन या संयोजन रिएक्शन। इसमें बहुत सारे इक्वेशन आपके उसमें बुक में दिया होगा कि ये जुड़ के ये बनता है। तो मैं आपके उसमें टेलीग्राम ग्रुप में क्रैक पॉलिटेक्निक में, अगर जिन बच्चों के पास, बहुत सारे बच्चे शिकायत कर रहे थे कि सर हम लॉकडाउन में घर आ गए हैं और हमारे पास बुक भी नहीं है, तो मैं उनको एनसीईआरटी का पीडीएफ सेंड कर दूंगा। आप वहां से पढ़ लीजिएगा। एनसीईआरटी आप जरूर पढ़िए। अगर एस्टांड है तो एस्टांड एनसीईआरटी से ज्यादा बेटर है। बेटर इस सेंस में है कि उसमें क्या है, उसमें आपको क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस उसमें दिया गया है, तो आप वहां से देख सकते हैं। अब चलिए इसके बाद क्या है, दूसरा क्या है, वियोजन मतलब कि अपघटन या डेकम्पोजिशन। इंग्लिश में क्या बोला, डेकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, देखिए नाम से पता चल रहा है, डेकम्पोजिशन क्या होगा, टूटेगा, कोई चीज टूटेगा। तो जैसे इसमें एकल अभिक्रमक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करते हैं। इंग्लिश में बोले कि सिंगल मतलब कह रहा है कि इसमें सिंगल रिएक्टेंट जो टूटकर डिकम्पोज होके फॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ स्मॉल एंड स्मॉल क्या बोलते हैं उसको, प्रोडक्ट। मतलब छोटे छोटे प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। एक रिएक्टेंट, एक बड़ा सा रिएक्टेंट टूट के दो या दो से अधिक ज्यादा छोटे छोटे टाइप के प्रोडक्ट का निर्माण करता है। इसमें क्या होता है, देखिए दो छोटे छोटे जुड़ के एक बड़ा बना रहा था, इसमें क्या हो रहा है, एक बड़ा टूट के दो छोटा छोटा बना रहा है। तो दोनों रिएक्शन एक दूसरे क्या है, अपोजिट है। तो आप समझ रहे हैं इस चीज को। अब देखिए यहाँ पे इसका भी एग्जांपल क्या है, देखिए FeSO4 जो है, अगर उसको हीट दे रहे हैं तो Fe2O3 और SO4 और SO3 इस फॉर्म में टूट रहा है। इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको ये है, ये आपसे फेरस सल्फेट, आपके एग्जाम में फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला ज्यादा पूछा जाता है कि फेरस सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला क्या है, तो FeSO4। और आपसे पूछेगा फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3। फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3। इसके बाद आपका हो गया बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं, सॉरी इसको क्या, चूना पत्थर है। चूना पत्थर को अगर हीट देंगे तो बुझा चूना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करेगा। ये एक पार्ट दो पार्ट में टूट जाएगा, ये भी एक पार्ट दो तीन पार्ट में टूट गया। ऐसे ही रिएक्शन को तो डेकम्पोजिशन कहते हैं, एक चीज दो या दो से अधिक चीजों में टूट जाए। तो देखिए ये बुझा चूना, ये सॉरी चूना पत्थर, ये बुझा चूना में कन्वर्ट हो रहा है। इंग्लिश में बोले तो ये लाइम स्टोन जो है वो किसमें, क्विक लाइम में कन्वर्ट होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इवोल्यूशन वहां पे होता है।
इसके बाद PbNO3 होल्ड ट्वाइस, ये क्या है, लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को अगर हीट देंगे तो लेड ऑक्साइड PbO और NO2 और O2 गैस का निर्माण करता है। देखिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें मेरा मजबूरी है, ये केमिस्ट्री है, थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, चीजों को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यही इसमें थोड़ा सा मेमोरी ज्यादा, इस लेवल पे आपको बहुत कुछ समझाया भी नहीं जा सकता। अगर समझाने की हम कोशिश भी करें तो ये जो है ना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और मतलब सिलेबस भी बहुत लंबा खिंच जाएगा। आपको जितना शॉर्ट टर्म में पढ़ के यहाँ से सिलेक्शन लेके और आगे जाके आप स्कूल में प्लस टू बोल रहे हैं, आप इंजीनियरिंग में जाइए, वहां पे आप पढ़िए, ठीक है, जूनियर इंजीनियरिंग में आपके पॉलिटेक्निक के कॉलेज में। तो आप यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके समझते जाएंगे। मुझे पता है कि इन चीजों में सब बच्चों को दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन मेरी भी मजबूरी है, इससे ज्यादा मैं एक्सप्लेन इसको नहीं कर सकता। H2O वाटर को अगर देखिए यहाँ पे वाटर बनाए थे, H2 और O2 से रिएक्शन करा के H2O बनाए थे, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, H2O को इलेक्ट्रोलिसिस पूछेगा, वाटर को अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के रूप में तोड़ना होगा तो किस विधि का प्रयोग करके करेंगे, तो इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस क्या है, एक डिकम्पोजिशन मतलब कि वियोजन या अपघटन अभिक्रिया है। इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, एक अपघटन अभिक्रिया है या वियोजन अभिक्रिया है। जैसे AgCl, इसमें सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो Ag और Cl, इसको क्या बोलते हैं, सिल्वर क्लोराइड, और इसको क्या बोलते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड। इन दोनों का, इसको भी अगर सूर्य का प्रकाश, तो ये भी दो पार्ट में टूट रहा है, क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, अपघटन हो रहा है इसका। तो ये है ना, इसमें आपको इन दोनों एग्जाम्पल में, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड में, आपको एक चीज मेमोराइज करके रखना है कि इन दोनों चीज का उपयोग फोटोग्राफी में यूज होता है। आपको डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसमें से कौन फोटोग्राफी में यूज होता है, तो ऑप्शंस में अगर सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड में से अगर कोई भी होगा तो आप उसको टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। इतना था डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। अगला हम लोग रिएक्शन पढ़ेंगे, आप इतना को नोट डाउन कीजिए, मैं तब तक आप नोट डाउन कीजिए इतना को। अगला केमिकल रिएक्शन है विस्थापन अभिक्रिया, इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, जैसे बात से ही पता चल रहा है, डिस्प्लेसमेंट, किसी न किसी को विस्थापित करना है। तो इस अभिक्रिया में एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित करके उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। इन दिस रिएक्शन वन एलिमेंट्स डिस्प्लेस द अदर एलिमेंट्स एंड टेक या ऑक्युपाई देयर पोजीशन। दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। इस अभिक्रिया में क्या होता है, कौन किसको विस्थापित करता है, ये कैसे पता चलेगा। तो आप अपने जनरल लाइफ में भी देखते हैं, जो ज्यादा अभिक्रियाशील आदमी है, जो काफी रिएक्टिव आदमी, जो एक्टिव आदमी है, वो क्या करता है, अपने जगह वो आते ही दूसरे को जो आराम से बैठा उसको हटा के और उसकी जगह पे बैठ जाता है। तो यही होता है, अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ कम अभिक्रियाशील पदार्थ को उसके जगह से विस्थापित कर देता है। कहने का मतलब अगर इंग्लिश में बोले तो मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल। क्या पढ़े आप कि मोर रिएक्टिव मेटल जो होता है उसको वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके जगह से क्या करता है, विस्थापित कर देता है इस केमिकल रिएक्शन में। अब कैसे पता चलेगा कि कौन मोस्ट रिएक्टिव है, कौन लेस रिएक्टिव है। मोस्ट रिएक्टिव होने का मतलब क्या हुआ, मोस्ट रिएक्टिव होने का मतलब ये हुआ कि मान लो कि ये है किसी से रिएक्शन करने की प्रक्रिया, जिसको किसी से रिएक्शन करने की प्रक्रिया ज्यादा, जिसके पास ज्यादा कैपेसिटी है दूसरों से रिएक्शन करने का, अभिक्रिया करने के, उसको मोस्ट रिएक्टिव कहेंगे। जैसे कि तो कैसे पहचानेंगे, इसके लिए आपके केमिस्ट्री में एक रिएक्टिविटी सीरीज मतलब अभिक्रिया श्रेणी या सीरीज कहिए, जो भी बोलिए, रिएक्टिविटी सीरीज दिया गया है। अगर आप इस सीरीज को ध्यान में रखेंगे, और आपको रखना भी पड़ेगा क्योंकि आपके एग्जाम में इस सीरीज से रिलेटेड पूछता है कि इसमें से कौन मोस्ट रिएक्टिव है, कौन लेस रिएक्टिव है। तो ये सीरीज जो दिया गया है इसको आप ध्यान में रख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन मोस्ट रिएक्टिव है, कौन कौन ज्यादा अभिक्रियाशील है और कौन सा कम अभिक्रियाशील है। देखिए ये पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड, ये इतना दिया गया है। हिंदी वाले भी बच्चे यही लिख लेंगे, इतना दिया गया है। इसमें से जो ऊपर है, जो सबसे ऊपर है, वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है।
जो सबसे ऊपर है वो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है और जो सबसे नीचे है वो सबसे कम अभिक्रियाशील है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि ये रिएक्टिविटी सीरीज कैसे आया सर? तो देखिए ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद करना पड़ेगा। इसको साइंटिस्ट अपने लैब में देखे कि सारे एटम को एक पास रख लिया और सबको चेक किया कि कौन ज्यादा अभिक्रिया कर रहा है। उस हिसाब से आपको एक टेबल तैयार करके दे दिए और आपको इस टेबल को ध्यान में रखेंगे तो आपको केमिकल रिएक्शन मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन को समझने में बहुत ही आसानी होगा। तो चलिए हम लोग इसको 2-3 बार रखते हैं। देखिए ये जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन को बैरियर मानते हैं। हाइड्रोजन को क्या मानते हैं? बैरियर मानते हैं। हाइड्रोजन से ऊपर वाला जितना भी सब्सटेंस है वो मोर रिएक्टिव होता है, वो अधिक अभिक्रियाशील होता है और हाइड्रोजन से नीचे जो है वो कम अभिक्रियाशील है। जब आप ऊपर से नीचे आते हैं तो अभिक्रिया उसका जो रिएक्टिविटी जो है एटम का घटते जाता है, इसलिए इसको क्या लिखा गया है? घटते हुए क्रम में। ऊपर से नीचे क्या है मतलब ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, उससे कम ये रिएक्टिव, उससे कम ये रिएक्टिव, उससे कम सबसे ज्यादा रिएक्टिव अभिक्रियाशील ऊपर वाला, उससे कम अभिक्रियाशील ये, ऐसे ऐसे जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हैं उसका अभिक्रिया करने का मतलब की कम होते जा रहा है, अभिक्रिया मतलब कि लेस रिएक्टिव होते जा रहा है। तो आपके एग्जाम में पूछेगा कि एल्यूमिनियम और जिंक में कौन ज्यादा रिएक्टिव है? तो जो ऊपर होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, जो नीचे होगा वो कम रिएक्टिव होगा। तो एल्यूमिनियम क्या है? ज्यादा रिएक्टिव है। एल्यूमिनियम जो है ज्यादा अभिक्रियाशील है और जिंक क्या है? कम अभिक्रियाशील है। ये समझ गए आप रिएक्टिविटी सीरीज। अब रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे क्या है ये बात में ध्यान में रखना आता है कि सबसे नीचे कौन, सबसे कम अभिक्रियाशील कौन है? गोल्ड। यही वजह है कि गोल्ड मतलब सोना जिसका आप ज्वेलरी बना के चलते हैं, अभिक्रियाशील कम अभिक्रियाशील है। इसका मतलब ये है कि इसका रिएक्शन किसी चीज से कम होगा। जैसे कि यही वजह है कि इसका आप चेन बना के चलते हैं। अगर ये ज्यादा अभिक्रियाशील होता तो आप घर से बाहर गए और मार्केट से घूम के आए तो देखिए कि आपके गला में चेन तो है ही नहीं, क्योंकि ये अभिक्रिया कर लिया किसी के साथ और अभिक्रिया करके क्या हुआ? खत्म हो गया। ये कम अभिक्रियाशील है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बनाते हैं? ज्वेलरी बनाते हैं, ताकि ये किसी से अभिक्रिया ना करे, ये जल्दी बर्बाद ना हो। अब आपको देखना होता है कि अब कौन सा ओरिजिनल गोल्ड है, कौन सा ओरिजिनल सोना है। तो अगर जो आपको सोना काला होने लगता है उसको बोलते हैं कि ये क्या है? ओरिजिनल नहीं है, प्योर नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ मिला दिया जाता है। और ओरिजिनल सोना रहेगा तो वो किसी से अभिक्रिया ही नहीं करेगा, बहुत कम अभिक्रिया करेगा, तो उसका कोई कलर ही चेंज नहीं। अभिक्रिया कलर काला क्यों होने लगता है? वो आप बाहर निकले धूल धुआं से अभिक्रिया करके, धूल से या मॉइस्चर से अभिक्रिया करके उसको अपने पे बैठा लेता है, तो उसको क्या काला काला दिखाई देने लगता है। तो अगर आधा अधिक अभिक्रियाशील, अगर जैसे ही वो अधिक, ये सबसे कम अभिक्रियाशील है क्या है? सोना। इसी वजह से हम इसका क्या बनाते हैं? ज्वेलरी बनाते हैं। तो जो जितना कम अभिक्रियाशील होगा वो दूसरे से रिएक्शन नहीं करेगा और जैसा है वैसा ही रहेगा। लेकिन जो ज्यादा अभिक्रियाशील होगा वो जैसे ही बाहर निकलेगा, जैसे ही कहीं जाएगा तो दूसरे से अभिक्रिया करके अपना रूप क्या कर लेगा? चेंज कर लेगा। तो पोटेशियम पूछेगा सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील पदार्थ कौन है? तो पोटेशियम है। सबसे कम अभिक्रियाशील पदार्थ कौन है? तो गोल्ड है। सबसे अधिक क्या है? पोटेशियम। सबसे कम क्या है? गोल्ड, मतलब कि सोना है। समझ में आ गया? उससे कम क्या है? चांदी है। उससे कम क्या है? मरकरी है। मतलब उससे ये ऊपर जाते हैं तो बढ़ते जा रहा है, मतलब कि सबसे कम क्या है? सोना। उससे ज्यादा चांदी का है, उससे ज्यादा मरकरी का है, उससे ज्यादा कॉपर का है। और हाइड्रोजन क्या है? बीच में बैरियर है। ये भी पूछता है कि हाइड्रोजन से ऊपर जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं? मोर रिएक्टिव, मतलब अधिक अभिक्रियाशील बोलते हैं। और हाइड्रोजन से नीचे जो भी सब्सटेंस होते हैं वो क्या होते हैं? लेस रिएक्टिव, मतलब कि कम अभिक्रियाशील। तो हाइड्रोजन के नीचे तो देखिए 4 को याद हो जाएगा, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। मतलब चांदी और सोना सबसे नीचे रहेंगे, उससे ऊपर मरकरी और कॉपर उससे ऊपर। ठीक है, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। आप इसको आप किसी तरह से आप ट्रिक बना के भी याद कर सकते हैं या कैसे भी याद रख सकते हैं इसको। ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। मैं अगला रिएक्शन, अगले केमिकल रिएक्शन बता रहा हूँ। ठीक है, आप नोट डाउन करें इतना। नेक्स्ट रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट, द्विविस्थापन। पहला क्या पढ़े थे? सिंगल डिस्प्लेसमेंट, जिसमें एक कंपाउंड अब मतलब कि एक एटम दूसरे एटम को क्या कर रहा है? उसकी जगह से विस्थापित कर रहा था। इसमें क्या है? कुछ खास नहीं है, वही इक्वेशन है। इसमें 2 कंपाउंड उसको अपने स्थान से एक दूसरे को विस्थापित कर देता है। देखिए, इसमें 2 या 2 से अधिक यौगिक अभिक्रिया करके आयन का आदान प्रदान करके 2 या 2 से नए यौगिक का निर्माण करते हैं। ऐसे इक्वेशन को क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट या द्विविस्थापन। इंग्लिश वाला लिख ले, इन डबल डिस्प्लेसमेंट टू और मोर देन 2 कंपाउंड reacts to each other and they exchange their ions to each other to form 2 new compounds is called double displacement। ठीक है, ऐसे इक्वेशन को क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट। अब इसमें क्या होता है? देखिए, जैसे ये है,
AgNO3 प्लस NaCl। इसमें क्या देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे पहले इक्वेशन में ये Ag जो था वो NO3 के साथ था। अब यहाँ पे ये एक्सचेंज कर लिया, अब NO3 के साथ कौन आ गया, ये आ गया, Na आ गया, सोडियम आ गया NO3 के साथ, और Ag किसके साथ चल गया, क्लोरीन के साथ। जो इसके साथ था वो इसके साथ चला गया, और जो इसके साथ था वो इसके साथ। दो क्या हो गया, दो कंपाउंड क्या हो गया, एक दूसरे से विस्थापित होकर दो नया कंपाउंड का निर्माण कर लिए। ऐसे ही इक्वेशन को डबल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। यहाँ पे भी वही है, देखिए ये Ba जो था ये इसके SO4 के साथ चला गया, और NO2 था जो इसके NaCl के साथ चला गया। तो यहाँ पे भी दो कंपाउंड एक दूसरे को विस्थापित करके दो नए कंपाउंड का निर्माण कर रहे हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि द्विविस्थापन विधि या द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है, अगला क्या है, उपचय एवं अपचय। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उपचय और अपचय, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इस टॉपिक को थोड़ा सा आप अच्छे से समझेंगे, इससे हमेशा क्वेश्चंस पूछा जाता है, और आपके आगे भी क्लास में इस चीज को अच्छे ढंग से पढ़ना है। देखिए इसमें क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, पहला पढ़ेंगे ये दो तरह का रासायनिक अभिक्रिया, जैसे अभी 5 पढ़े, उसी तरह में से ये भी 2 अभिक्रिया है। इसमें क्या है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन, इसको बोलते हैं उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। अब उपचयन क्या होता है, जिसको ऑक्सीडेशन इंग्लिश में बोलते हैं। देखिए इंग्लिश में ऑक्सीडेशन, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, एडिशन ऑक्सीजन का एडिशन, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ जाए। वैसे हिंदी में क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन का जुड़ना, जिस भी अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ रहा हो एवं हाइड्रोजन का हटना अपचयन कहलाता है, उपचयन कहलाता है। ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना ही उपचयन विधि कहलाता है। ठीक है, इसमें क्या बोलेंगे, इंग्लिश वाले बच्चे लिख लेंगे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या हो रहा है, इसका एग्जांपल क्या है, देखिए ये कॉपर है, अगर इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराए तो CuO कॉपर ऑक्साइड बना लिया। इसमें क्या हो रहा है, देखिए ये कॉपर यहाँ पे अकेला था और इसके साथ ऑक्सीजन जुट गया, तो इसी प्रक्रिया को, ऑक्सीजन को जुटना, ये प्रक्रिया क्या है, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे क्या है, उपचयन हो रहा है। यहाँ पे देखिए H2S है और Cl है, यहाँ पे देखिए S के साथ हाइड्रोजन है और इस साइड आ रहा है, तो S अलग हो रहा है और हाइड्रोजन इसके साथ से हट जा रहा है। तो इस सल्फर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना भी क्या होता है, उसको ऑक्सीडेशन है, उपचयन कहते हैं। तो ये क्या हो गया, ये हो गया अपचयन, उपचयन। अब अपचयन, रिडक्शन किसको बोलते हैं। देखिए ये जो दोनों प्रक्रिया है ना, ये जो दोनों अभिक्रिया है एक ही साथ घटता है, लेकिन अभी हम लोग अलग अलग पढ़ रहे हैं, फिर अभी जस्ट बाद इसको दोनों को एक साथ समझ लेंगे। इसमें देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का हटना, जस्ट इसको उल्टा, इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा था, यहाँ पे ऑक्सीजन का हटना एवं हाइड्रोजन का जुड़ना, यहाँ पे हाइड्रोजन हट रहा था, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ रहा है, दोनों एक दूसरे का उल्टा अभिक्रिया है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुटना ही क्या कहलाता है, अपचयन या रिडक्शन कहते हैं। इंग्लिश में बोले एडिशन ऑफ, या ऐसे भी लिख सकते हैं, टू रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड अपचयन, मतलब कि रिडक्शन बोलते हैं उसको। इसमें क्या होता है कि CuO है, इसके साथ ऑक्सीजन है और इस साइड कॉपर के साथ ऑक्सीजन हट गया, तो इसमें से कॉपर का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, अपचयन हो गया। कॉपर का क्या हो गया, अपचयन हो गया। लेकिन हाइड्रोजन के साथ क्या होगा, ऑक्सीजन जुड़ गया, तो हाइड्रोजन का क्या हो गया, उपचयन हो गया। हाइड्रोजन जिसके साथ जुड़ जाएगा उसका उपचयन, और जिसके साथ हाइड्रोजन ऑक्सीजन हट जाएगा उसका अपचयन हो जाएगा। ये सारे अब आप समझ में आएंगे, अपचयन और उपचयन। फिर से मैं एक बार बोल देता हूँ, जिसके साथ हाइड्रोजन जुटेगा और ऑक्सीजन हटेगा उसको क्या बोलेंगे, अपचयन मतलब रिडक्शन, और जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ेगा और हाइड्रोजन हटेगा उसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। ये प्रक्रिया ऐसा भी हो सकता है कि अकेला अगर ऑक्सीजन भी हट गया, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि एक साथ दोनों हो। अगर ऑक्सीजन कहीं से हट रहा है तो बोल देंगे कि उस, जैसे यहाँ पे इसके साथ से ऑक्सीजन क्या था, इसके साथ से ऑक्सीजन हट गया, तो कॉपर का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन इसके साथ हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया तो हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, कॉपर के यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, मतलब कि अपचयन हो रहा है, और हाइड्रोजन के साथ क्या हो गया, ऑक्सीजन जुड़ गया, तो इसको क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, मतलब कि हाइड्रोजन का क्या हो गया, अपचयन हो गया। ठीक है, आप इस बात को समझ गया। मैं दोनों एक और एग्जांपल लेके इसको दिखा दूं मैं आपको, जैसे कि आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ। ठीक है,
देखिए इतना सारा इक्वेशन में ये अगर आप चारों पांचों देख लिए ध्यान से, और मैं जो बता रहा हूँ आप देखिए, अगर आप पढ़ते हैं तो मेरे साथ, अगर आप आधा घंटा का वीडियो देखते हैं तो मेरे साथ आधा घंटा रहिए, आप कुछ भी और भी अपने दिमाग में नहीं चलाइए। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे पहला इक्वेशन है, अब पहला इक्वेशन में आपसे देखिए इस तरह का क्वेश्चन दे देता है और पूछ लेता है आपसे में किसका अपचयन हो रहा है और किसका उपचयन हो रहा है, मतलब किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। ये क्वेश्चन फेवरेट है, आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। जैसे देखिए H2S है, क्लोरीन से रिएक्शन करके S और H2HCl बना रहा है, तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि यहाँ पे सल्फर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है। तो आप लेफ्ट हैंड साइड इसको LHS बोल देते हैं, इसको RHS बोल देते हैं, RHS। अब देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड में सल्फर जो है वो इसके साथ हाइड्रोजन है, और इस साइड जाके हाइड्रोजन हट जा रहा है। तो सल्फर में से हाइड्रोजन हट जा रहा है, तो हाइड्रोजन के हटने को की प्रक्रिया क्या बोलते थे, ऑक्सीजन या तो जुड़ रहा है या तो हाइड्रोजन हट रहा है, दोनों प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन मतलब कि उपचयन बोलते थे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो रहा है, सल्फर का यहाँ पे क्या रहा है, इस साइड हाइड्रोजन था लेकिन इस साइड सल्फर में से हाइड्रोजन हट गया, तो यहाँ पे सल्फर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब कि उपचयन हो रहा है। सेम टाइम में पूछ लेगा कि क्लोरीन का क्या हो रहा है, तो देखिए यहाँ पे क्लोरीन अकेला था, लेकिन राइट हैंड साइड में जाके क्लोरीन के साथ क्या हो गया, हाइड्रोजन जुट गया। तो हाइड्रोजन का जुटना या ऑक्सीजन का हटना, दोनों प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं, मतलब कि अपचयन बोलते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो रहा है, जुट रहा है, तो हाइड्रोजन जुट रहा है, इस प्रक्रिया क्या बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं। यहाँ पे क्लोरीन का, इस इक्वेशन में क्लोरीन का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, और सल्फर का क्या हो रहा है, उपचयन, मतलब कि क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है और सल्फर का ऑक्सीडेशन हो रहा है। चलिए आप इसको आप अपने खुद से वीडियो को रुक करके समझेंगे, पहले तब समझेंगे कि किसका क्या हो रहा है। जिंक, देखिए जिंक के साथ यहाँ पे ऑक्सीजन है और इस साइड ऑक्सीजन हट गया, जिंक के साथ ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन के हटने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं। तो देखिए जिंक के हटने या हाइड्रोजन के जुड़ने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं, यहाँ पे कोई एक भी, दोनों में से कोई एक भी घट रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हट रहा है, ऑक्सीजन के हटने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं, रिडक्शन या अपचयन। अब कार्बन का देखिए, कार्बन के साथ क्या ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, मतलब कि उपचयन। ये लास्ट देखिए, यहाँ से आप समझ जाएंगे सब कुछ, और फिर इसके बाद हम लोग देख लेंगे कि इसका क्या फायदा है और क्या घाटा है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का क्या फायदा और क्या घाटा है। Mg2, ये देखिए Mg मैग्नीशियम जो है इसके साथ यहाँ पे ऑक्सीजन है, लेकिन इस साइड आके ऑक्सीजन इसके साथ से हट जा रहा है, तो ऑक्सीजन हटने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, रिडक्शन, अपचयन बोलते हैं। और देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन इसके साथ था, हाइड्रोजन इसके साथ, क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन था और इस साइड हाइड्रोजन हट गया है, तो हाइड्रोजन हटने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन जुटने की प्रक्रिया को तो रिडक्शन बोलते हैं, लेकिन हाइड्रोजन हटने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, मतलब कि उपचयन बोलते हैं। तो आई होप कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आप समझ चुके होंगे। अगर आप क्लास 12th में जाएंगे या आगे के पढ़ाई में जाएंगे तो इस चीज से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इतना समझ गया, आप नोट डाउन कीजिए। मैं इसका बेनिफिट बता रहा हूँ कि क्या इससे घाटा है या क्या इससे नाफा, ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का अपने लाइफ में। नेक्स्ट आपको इसका समझना है प्रभाव, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का क्या इफेक्ट होता है, क्या प्रभाव होता है, इसके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहला प्रभाव आता है क्रोजन। क्रोजन मतलब जिसके वजह से हम जंग लगना, जिसको रस्टिंग भी बोलते हैं, उसको आगे चल के। तो क्रोजन जो होता है ना, उसके इसमें क्या होता है, क्रोजन में होता क्या है, हिंदी इसका वर्ड मुझे नहीं पता है, आप लोग ढूंढ लेंगे क्रोजन का हिंदी वर्ड क्या है। जब धातु के सतह को हवा या नमी के किसी अम्ल द्वारा, या तो हवा के द्वारा या तो नमी के द्वारा या किसी अम्ल के द्वारा लगातार खाया जाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, क्रोजन बोलते हैं। इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, व्हेन सरफेस ऑफ मेटल इज इटेन बाई इधर एयर और मॉइस्चर और एसिड इज कॉल्ड कंटिन्यूअसली इज कॉल्ड क्रोजन। ठीक है, क्रोजन तब समझ गए कि अगर किसी धातु के सतह को, खाना का मतलब उसको बर्बाद कर रहा है, धीरे धीरे करके उसको बर्बाद कर रहा है, क्षय करते जा रहा है उसके सतह को, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, क्रोजन बोलते हैं। यह एक उपचयन की प्रक्रिया, यह उपचयन की प्रक्रिया द्वारा और हवा और नमी के मदद से होता है। ये क्रोजन का जो प्रक्रिया है वह एक ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन का प्रक्रिया, इसमें ऑक्सीजन का जुड़ जाता है। जब किसी चीज का सतह खाली रहता है, सरफेस खाली रहता है और उस पर हवा जाता है और नमी जाता है, तो उससे रिएक्शन करके ऑक्सीजन को जुड़ जाता है उसमें और उसको खाने लगता है, धीरे धीरे क्या करता है, खाना शुरू कर देता है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, क्रोजन कहते हैं। तो आप यहाँ पे इंग्लिश वाले बच्चे लिख सकते हैं, दिस इज एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस। क्रोजन क्या है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। नेक्स्ट है जंग लगना, इसी का ही एक उदाहरण है। क्या है, रस्टिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्रोजन।
रस्टिंग जो है कोरोजन का ही एक अगला रूप है। कोरोजन के प्रक्रिया के द्वारा ही रस्टिंग जंग लगता है किसी चीज में। जैसे कि जंग लगता कैसे है, देखो ये आयरन है, कहीं पे रखा हुआ है खुले में, खुला में जब रखोगे तो इस पे ऑक्सीजन का संपर्क आएगा तो ऑक्सीजन जुट गया, और कभी बारिश हो गई या किसी तरह से उसमें पानी लग गया तो हाइड्रोजन का भी उसमें संपर्क हो गया, तो मतलब क्या हो गया, ऑक्सीजन भी मिल गया, मतलब कि हवा भी मिल गया, हाइड्रोजन भी मिल गया, मतलब नमी भी मिल गया, मॉइस्चर भी मिल गया। तब ये क्या होगा, इसका कोरोजन होगा, इसका रस्टिंग लगना, रस्ट लगना, उस पर जंग लगना शुरू हो जाएगा। तो क्या करता है इस पे देखिए, ये सब रिएक्शन करके क्या बनाता है 2Fe, देखिए यहाँ पे 4Fe और 3O2 और 2X H2 कहने का मतलब कि 2 के मल्टीपल में हाइड्रोजन रहेगा, या तो 2 रहेगा, या तो 4 रहेगा, या तो 6 रहेगा, या तो 8 रहेगा। तब यहाँ पे 2Fe2O3 और XH2, ये आपसे क्या है, ये रस्ट है, ये क्या है, जंग का फॉर्मूला है। आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है कि जंग का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये आपके लिए VB है, ये आप इसको रट लेंगे, जंग का फॉर्मूला 2Fe2O3 XH2 में भी ये 2 ना दिया रहा है क्योंकि ये बैलेंसिंग की वजह से ये 2 आया है, तो ये तो जरूर रहेगा Fe2O3 XH2। ठीक है, आप ये जंग का फॉर्मूला या रस्ट का फॉर्मूला आप लोग क्या करेंगे, रट लेंगे। तो ऐसे ही जंग लगता है, ये जंग है, क्लियर है। अब जंग लगने से क्या क्या प्रॉब्लम होता है, जंग लगना, देखिए ये तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस था, लेकिन लिखा हुआ है जंग लगना एक रेडॉक्स रिएक्शन है, रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो अभी तक मैं आपको रेडॉक्स नहीं बताया कि रेडॉक्स क्या होता है। जहां पे भी देखिए सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब सिर्फ ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है या हाइड्रोजन लूज हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन, मतलब कि उपचय प्रक्रिया। लेकिन अगर कहीं पे भी सिर्फ ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है और हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको रिडक्शन बोलेंगे, मतलब कि अपचयन प्रक्रिया बोलेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होगा कि ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना, और हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का हटना, दोनों प्रक्रिया एक साथ होगा। तो कहीं भी जिस भी इक्वेशन में इस तरह का अभिक्रिया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, मतलब कि उपचयन और अपचयन एक साथ होगा, तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, रेडॉक्स। या हिंदी में हो सकता है, उसको हिंदी में भी रेडॉक्स ही कहीं कहीं लिख देता है, या उसको ऐसे भी बोल सकते हैं अपचयन उपचयन प्रक्रिया, क्योंकि वहां पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो उसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, रेडॉक्स बोलते हैं। तो जंग लगना एक रेडॉक्स रिएक्शन है, लेकिन कोरोजन क्या है, एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। आप समझ गए होंगे। इसके बाद क्या है, यह जंग जब लगता है, रस्ट जब लगता है, तो यह लोहा में, स्टील में, इस सबको कमजोर कर देता है। इसकी वजह से आपके कार के बॉडी या आपके घर का पिलर या ब्रिज, ये सब क्या हो जाता है, वीक हो जाता है जंग की वजह से और टूट जाता है। तो जंग से बचना बहुत जरूरी है, मेटल को जंग से बचाना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी हम लोग उसको पेंट कर देते हैं। आपके घर में देखते होंगे कोई बॉक्स होगा या कोई पिलर होगा, तो आपके घर के लोग उसको पेंट कर देते होंगे, ताकि उस पर डायरेक्ट ऑक्सीजन और नमी का अटैक ना हो, ऑक्सीजन और मॉइस्चर का अटैक ना हो। इस चीज से बचने के लिए उसको क्या करते हैं, हम लोग उसको पॉलिश कर देते हैं या पेंट कर देते हैं। तो क्लियर है, आप समझ गए। ये रस्टिंग, ये किसका प्रभाव है, ये कोरोजन है, किसकी वजह से होता है, ऑक्सीडेशन की वजह से होता है। नेक्स्ट एक और है, वो पढ़ लेंगे, ये इतना आप नोट डाउन कीजिए, तब तक मैं उसको भी बता देता हूं। अब देखिए ये लास्ट पढ़ रहे हैं, रेंसिडिटी, जिसको बोलते हैं विकृत गंधिता। हिंदी में क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता। क्या है, ये कुछ नहीं है, ये आपके साथ हमेशा होता है। देखिए जब हम लोग चिप्स का पैकेट खरीदने जाते हैं तो उसको चेक करते हैं कि इसमें कहीं से लीक तो नहीं है, इसमें हवा तो नहीं गया है। अगर वो लीक रहता है तो वो खाने में तो मजेदार नहीं होता और उसमें से एक अलग टाइप का दुर्गंध भी निकलता है। तो यही है रेंसिडिटी। कहीं भी जो खाना रखा गया, जो ऑयली फूड है या जो फैट वाला, जो ऑयल वाला है, मतलब वसा वाला है, या जो तेलीय है, उसको अगर कहीं पे हवा, उसमें किसी तरह से हवा का प्रवेश हो जाता है तो उसमें से एक अलग तरह का दुर्गंध निकलने लगता है। इसी को क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। देखिए वसा और तैलीय युक्त खाना में हवा की अभिक्रिया करके बदबूदार गंध देता है, इसी प्रक्रिया को रेंसिडिटी बोलते हैं। इंग्लिश वाले बच्चे लिख लेंगे, फूड containing fat and oil reacts with oxygen या air, they create an unpleasant smell, they evolve unpleasant smell is called rancidity. The process in which oily or fatty food reacts with oxygen and evolve unpleasant smell is called rancidity.
अब इसमें क्या हुआ कि इसमें किसी भी चीज में जैसे चिप्स के पैकेट में क्या आ गया, हवा आ गया और उसको क्या कर दिया, सील कर दिया और उसमें क्या हो गया, एक अनप्लेजेंट मतलब बहुत गंदा, मतलब कि अलग अलग तरफ से गंध उससे निकलने लगा। उसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। तो उसमें क्या हुआ, उसमें हवा लगा था, क्या हुआ, ऑक्सीजन का एडिशन हुआ, ऑक्सीजन जुड़ गया और ऑक्सीजन के एडिशन की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन या हिंदी में उपचयन। तो आप समझ गए, रेंसिडिटी क्या है, उपचयन प्रक्रिया है, मतलब कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। इससे बचाव कैसे करते हैं, इस चीज का बचाव कैसे करते हैं, तो आप इसमें एंटीऑक्सीडेंट डाल सकते हैं। जो अगर खाना है जिसको बाहर में रखना है उसमें एंटीऑक्सीडेंट, ऐसी एंटीऑक्सीडेंट मतलब कि हिंदी में बोले तो एक ऐसा पदार्थ डाल देंगे जो ऑक्सीडेशन मतलब कि उपचयन करने से उसको बचाएगा। तो क्या करेंगे, इसमें एंटीऑक्सीडेंट मतलब कि ऑक्सीडेशन से बचाव के लिए उसमें क्या करेंगे, एक केमिकल मिला देंगे। दो तरह का केमिकल मिला जाता है आपके फूड में प्रिजर्व करने के लिए, उसको बचाव रेंसिडिटी से बचाने के लिए, विकृत गंधिता से बचाने के लिए। एक है BHA, हिंदी वाले भी लिख लेंगे BHA या हिंदी में लिख लेंगे ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। क्या है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। और ये दूसरा ये भी इसका पूरा शब्द सेम है, यहाँ पे टोलिन हो जाएगा, ठीक है, टोलिन हो जाएगा। तो ये दोनों नाम क्या हो गया, आप ध्यान में रखेंगे, ये दोनों नाम को ध्यान में रखेंगे। BHA और BHT ये क्या है, एंटीऑक्सीडेंट है, मतलब कि रेंसिडिटी से किसी चीज को बचाता है। और क्या करते हैं, उसके पैकेट में जिस चीज को आप पैक करते हैं और लगता है कि आपको खराब हो जाएगा, कुरकुरे हो गया, चिप्स हो गया, तो उसमें आप क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस। आपसे पूछा जाता है कि चिप्स या कुरकुरे के पैकेट में उसको प्रिजर्व करने के लिए, रेंसिडिटी से बचाने के लिए कौन सा गैस का उपयोग किया जाता है, तो नाइट्रोजन गैस उसमें डाल दिया जाता है। तो इसीलिए वो थोड़ा सा रहता है और आपको पैसा ज्यादा देना पड़ता है, 5 रुपया उसमें, तो गैस का भी पैसा है ना, जो नाइट्रोजन आप उसमें लेते हैं ताकि वो रेंसिडिटी से बचा रहे। तो बहुत सारे बच्चों को अभी तो कुरकुरे खाने का मन कर दिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्रकाश से दूर रखते हैं उसको। प्रकाश मतलब लाइट से भी अगर उस चीज में डर है कि रेंसिडिटी हो सकता है, विकृत गंधिता हो सकता है, तो उसमें क्या करेंगे, उसको प्रकाश से दूर रखेंगे या एक ऐसा कोई केमिकल डाल देंगे जिसका लाइट का उस पर इफेक्ट ना पड़े। तो इतना ही था ये केमिकल रिएक्शन में, हम लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं। अब चलती है हम लोग कोई नया टॉपिक शुरू करेंगे, देखते हैं। तो मैथ शुरू करेंगे और मैं जहां तक कोशिश करता हूं कि जल्दी से जल्दी केमिस्ट्री खत्म हो जाए, ताकि मैथ में हम लोग चैप्टर पढ़ना है, प्रॉफिट लॉस ये सब पढ़ना है, परसेंटेज वो सब भी हम लोग पढ़ना शुरू कर दें। और अगर आप एमिंग हाई तो देख ही रहे हैं, अगर आप विलेज स्कॉलर यूट्यूब चैनल नहीं देख रहे हैं जिसपे आपके द्वारा भेजे गए क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भेजा जाता है, आप नहीं देख रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपकी तैयारी आधा अधूरा चल रही है कि क्योंकि वहां पे जो पढ़ा दिया गया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे, आज तो मुझे बहुत खुशी हुआ कि बहुत सारे बच्चे वहां पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन, लॉ का क्वेश्चन भेजे, लॉ का क्वेश्चन सब बच्चे आपस में सॉल्व कर रहे थे। तो आप भी उससे जुड़ जाइए। कौन किस चीज से जुड़ना है आपको, पहले तो आपको विलेज स्कॉलर VILLAG विलेज स्कॉलर SCHOLAR ये यूट्यूब चैनल है मेरा। इस पे मैं क्या करता हूँ, जो आप एक टेलीग्राम ग्रुप है हम लोग का अपना, वो भी बता देता हूँ, CRACK क्रैक पॉलिटेक्निक टेलीग्राम ग्रुप पे बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। वो इस पे क्वेश्चंस भेजते हैं और अगर मैं नहीं रहता हूं तो वो आपस में सॉल्यूशन भी उसका करते हैं। अगर वो लोग सॉल्यूशन नहीं कर पाते हैं और मुझे लगता है कि नहीं इसका सॉल्यूशन इस ढंग से हो सकता है, तो मैं डेली 8 या 9 बजे एक वीडियो अपलोड करता हूं इस चैनल पे, विलेज स्कॉलर पे, जिसमें इन सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन रहता है जो आप भेजते हैं। और मैं कभी कभी अपने से अच्छा क्वेश्चंस का सीरीज भी उसमें डालता हूं। तो आप ये चैनल भी जरूर देखें, विलेज स्कॉलर। और मेनली इस चैनल पे आपको तो देखना ही है, अपने छोटे छोटे भाइयों को भी बताइए जो क्लास 10 में और 2021 में उनको बोर्ड का परीक्षा देना है और अच्छा मार्क्स लाना है। तो आप इस चैनल से उनको बता सकते हैं कि आप जुड़ जाओ और यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो का पढ़ाई होगा। मैथ का कुछ वीडियो अपलोड हो चुका है, आप लोग का वीडियो अपलोड करने में हम थोड़ा व्यस्त हैं। जब आप लोग का एग्जाम खत्म हो जाएगा तो उस पर लगातार वीडियो आना शुरू हो जाएगा। अभी भी आएगा, कल भी एक वीडियो उस पर अपलोड होगा। तो आप उन भाइयों को हेल्प करो जैसे मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ। तो ठीक है, इतना ही। चलिए आज के सेशन में मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।